मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो, तो मेरे दिमाग में आएगा कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो, तो फिर मैंने भी वही रास्ता लेना है ना। इदारे के अंदर अगर एक फर्द बिगड़ता है तो फर्द के खिलाफ कार्रवाई करो। तुम ये तासुब दे रहे हो, हमें बताया जाए कि पाकिस्तान के सरहदों का चौकीदार कौन है। अगर फौज चौकीदार नहीं है और फौज ने सिर्फ यहाँ सियासत करनी है और इलेक्शन लड़ाने हैं और किसी को जितवाना है, किसी को हरवाना है, तो फिर वो अपने हल्फ से रोगरदानी करते हो। पाकिस्तान जब से बना है तुम ही फैसले करते हो और सब फैसले गलत करते हो। हमारे फौज के हाथों जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। तुम्हारे इंतखाबात पर कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है। तुम्हारी तरबियत जंग के लिए हुई है, तुम्हारी तरबियत सियासत के लिए नहीं हुई, तुम्हारी तरबियत किसी से लड़ने के लिए हुई है, तुम्हारी तरबियत माशी बेहतरी के लिए नहीं हुई। तुम्हारे पास न सियासत की तालीम है न इक़्तिसाद की तालीम है। हमारे गम में फिक्र रहे हो, झूठ बोलते हो, धोखे देते हो। पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी करता है, पाकिस्तान के आईन की खिलाफ वर्जी करता है और वो मुल्क से फरार हो जाता है। आप बताएं कि ये तकसीम इन लोगों की वजह से है या हमारी वजह से? हमारी इस एस्टेब्लिशमेंट और हमारी इस ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान बनने के बाद भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर अपने खिताब में तिया पांचा करके रख दिया। ऐसी तकरीर की कि पूरा मुल्क देखता रह गया। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि तुम मुझे मुल्क का दुश्मन समझते हो, मैं मुल्क का दुश्मन नहीं बल्कि खैर ख्वाह हूँ। ये कैसे हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट पहले इस मुल्क में धांधलियाँ करवाए और फिर हमें बोले इसको कबूल करो? ये हरगिज़ नहीं हो सकता। रात को मौलाना की गिरफ्तारी की खबरें सामने आते ही JUI रहनुमा ने GHQ के सामने धरने की धमकी दे दी। हम पुरअमन धरना देंगे। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। वाबस्ता रहते हैं तो इनके साथ बराह रास्त मामला भी हो जाते हैं। मैं तो ऐनी गवाह हूं कि आज अगर रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी है, इसमें कोई और रुकावट नहीं है सिवाय हमारी असेंबली। और कौम को तासुर देते हैं जैसे कि हम इन लोगों के मुफाद में करना चाहते हैं। हमारे गम में भूले हुए हैं। उलमाए किराम को सरकारी नौकरियां मिलेंगी। बाबा, जो तुम्हारे अपने ग्रेजुएट हैं, जो तुम्हारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हुए हैं, पहले उनको तो नौकरियां दो। वो जो तुम्हारे दरवाजों पर लाखों की तादाद में डिग्रियां पकड़ में लिए खड़े हैं और आपसे 2 की भीख मांग रहे हैं, उनको तो पूरा करो। हमारे गम में फिक्र रहे हो, झूठ बोलते हो, धोखे देते हो और शक्ल भी बनाना आता है उनको। ऐसी शक्ल बनाकर बात करेंगे कि जैसे हमारे से ज्यादा वो हमारे मुखलिस। तो आज की इस सूरत हाल में हमने, तुम्हारी तरबियत जंग के लिए हुई है, तुम्हारी तरबियत सियासत के लिए नहीं हुई, तुम्हारी तरबियत किसी से लड़ने के लिए हुई है, तुम्हारी तरबियत माशी बेहतरी के लिए नहीं हुई। तुम्हारे पास न सियासत की तालीम है न इक़्तिसाद की तालीम है, सिर्फ लड़ना और सिर्फ लड़ना। तो इक़्तिसादी मसले को भी हल करते हैं तो लड़ने के तसव्वुर के साथ, सियासी मसले को भी हल करते हैं तो तमाम करतब लड़ने वाले सामने आते हैं। तो आपसे कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं। अब आपने पार्लियामेंट को भी अपना गुलाम बना दिया, जबरदस्ती किसी को जितवाना, जबरदस्ती किसी को हरवाना। और फिर अगर 20 उम्मीदवार खड़े हों, हर एक से कहता है इतने पैसे लाओ सीट तुम्हारी है, तो समझता है कि बाकी मेरी अब एक ही होगी ना। यह हरकत भी उन्होंने की। अब अगर हमने मसलहतों का शिकार हो, इख्तिदार का भूखा बनकर 2-4 वोटों पे गुजारा करने वाले लोग होते, अभी हम कर लेते हैं। हम तो हुकूमत भी होते हैं, लेकिन जब हमारे अपने अकीदे का मसला आता है तो वो अड़ जाते हैं। नहीं, ये गलत है। यही उनको शिकायत है। यानी जब जरदारी साहब सदर से पहली मरतबा, तो मुझे बाकायदा मीटिंग के लिए बुलाया और जब मैं पहुंचा तो उनका फैसला हो चुका था। वो पता था कि मुखालफत करेगा। ये तासुब दे रहे हो और मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो, तो मेरे दिमाग में आएगा कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो, तो फिर मैंने भी वही रास्ता लेना है ना। इदारे के अंदर अगर एक फर्द बिगड़ता है तो फर्द के खिलाफ कार्रवाई करो। तुम्हें किस तरह होगा? लेकिन पूरे मुल्क का तुल अर्ज़ का एक बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान निज़ाम कि जिसका तालीमी मेयार भी आपसे अच्छा है, जिसका इम्तिहानी निज़ाम भी आपसे बेहतर है, जिसके नताइज का निज़ाम भी आपसे बेहतर है। तुम्हारे इम्तिहान गाहों में 100% नकल और हमारी इम्तिहान गाहें वो नकल से पाक। अगर इक्का दुक्का कोई चोरी करे, लेकिन अगर पकड़ा गया तो पकड़ा गया। ये जंग तो जारी रहेगी और क़यामत तक रहेगी। शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें दीन वालों के पलड़े में रखा हुआ है। उनको सोचना चाहिए वो किस पलड़े में है। सिर्फ कुरान को हिफ्ज़ करने से पलड़ा नहीं बदलता, उसका कुछ हक भी है आपके ऊपर। कुरान आपसे कुछ तकाजा भी करता है, उसका तकाजा भी पूरा करो। जरा सोचो, लोग दोबारा घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हमें बताया जाए कि इतने ऑपरेशनों के बाद अब पहले से ज्यादा कई गुना ताकत के साथ वो मुसल्लह लोग कैसे वापस पाकिस्तान आए।
ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کے سرحدوں کا چوکیدار کون ہے. اگر فوج چوکیدار نہیں ہے اور فوج نے صرف یہاں سیاست کرنی ہے اور الیکشن لڑانے ہیں اور کسی کو جتوانا ہے کسی کو ہروانا ہے تو پھر وہ اپنے حلف سے روگردانی کر چکے. تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میں فوجی کا احترام کرتا ہوں, وہ میرے ملک کی دفاعی قوت ہے, لیکن جس وقت وہ سیاست کرے گی پھر وہ فوجی نہیں رہے گا تب میں اس کو تنقید کروں گا, بلا وجہ نہیں کروں گا. تم فرشتے نہیں ہو کہ معصوم ہو. پاکستان جب سے بنا ہے تم ہی فیصلے کرتے ہو اور سب فیصلے غلط کرتے ہو. وہی تو ہو جو تمہیں کہے کہ غلط فیصلے مت کیا کرو. خیر خواہی کی زمرے میں ڈال دو اس کو. ہم ملک کا بڑا نہیں چاہتے, ہم ملک میں نظام حکومت کو تبدیل کرنے کی تحریک ہے, ہم ملک کو توڑنے کی تحریک نہیں ہے, ہم علیحدگی پسند تحریک نہیں ہے. ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن تمہارا جمہوریت اس وقت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور تمہارے ہاتھوں ہار رہا ہے. ہمارے فوج کے ہاتھوں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے. تمہارے انتخابات پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. جمعیت واحد وہ جماعت ہے کہ جو موقع اس نے 2018 میں لیا تھا 2024 بھی وہی موقع لیا. ہمارے کچھ دوست چلے گئے حکومت بنانے میں, لیکن الحمدللہ ہم نے کہا نہیں, یہ قبول ہے. اور انتخابی نظام سے وابستہ اس لیے رہنا چاہتے ہیں, پارلیمنٹ سے اس لیے وابستہ رہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ آخری فیصلہ بھی ہم نے دے دیا تو پھر خدا جانے اس ملک کی کیا حالت بن جائے. ہمیں اس وطن سے ہمدردی ہے, ہمیں اس ملک سے ہمدردی ہے, اور تمہاری کارکردگی ہمیں ملک کے لیے نقصان دہ نظر آ رہی ہے. اگر ہم سمجھتے کہ اس میں کوئی امید ہے اور 2002 سے تمہارے آپریشنوں کے نتائج دیکھ کر آج بھی اگر ہم یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ تمہارا آج کا فیصلہ بھی اسی طرح غلط ہے جس طرح کہ تمہارے پہلے فیصلے غلط ہے. ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ترجیحات عوام کی نہیں چلتی. ہمارے ملک میں ترجیحات ہماری اسٹیبلشمنٹ کی. وہ تمام ریاستی وسائل کو استعمال کر کے ایسی قوتوں کو آگے لاتے ہیں اور عوام کو ایک جھوٹا باور کراتے ہیں کہ بس اس جماعت کو آپ نے ووٹ دیا تو آپ کی نجات, آپ کی ترقی, آپ کی خوشحالی. اور وہ جماعت یا اس کے اراکین کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی, وہ روزمرہ کے مسائل بس, اس سے زیادہ ان کی پرواز ہی نہیں تھی. جس کے نتیجے میں آج دن تک ہماری کسی اسمبلی میں قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی نہیں. 2002 میں جب ہماری حکومت صوبے میں بنی اور ہم نے صوبے میں حسب قانون کے ذریعے سے ابتدا کی تو سپریم کورٹ. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا فضل الرحمان کا شعلے اگلتا خطاب. مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر حکومت اور طاقتوروں کو واضح الفاظ میں پیغام دے دیا. مولانا کا کہنا تھا کہ اس ملک میں اگر اسی طرح دھاندلیاں کرواتے رہے تو یہ نظام ہم کو کبھی قبول نہیں اور نہ ہی قبول کریں گے. پیچھے ہٹ جاؤ, یہی ملک کی بہتری ہے.